हाँ, तो कैसे हो सभी लोग? बढ़िया एकदम। बढ़िया नहीं हो तो बढ़िया हो के आओ, ठीक है। तो और बताओ सब लोग, दिवाली कैसी बीती? तो इन दिनों आप देख रहे हो कि करीब एक हफ्ते से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो इस बीच हो क्या रहा था, एक तो त्यौहार का सीजन चल रहा है, दिवाली, उसके पहले जो है धनतेरस। लेकिन त्यौहार से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपकी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया था, थोड़ा थोड़ा अभी भी उसका असर है, जिस वजह से मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो ये जो लेक्चर हो रहा है आज, वो एक हफ्ते के करीब एक हफ्ते के बाद होने वाला है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो चलो, एक हफ्ते का जो भी नुकसान हुआ है उसको आज हम लोग जो है उसकी भरपाई करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आज हम लोग क्या लेकर आए हैं? आज हम लोग लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बेस्ड, ठीक है, क्वेश्चन करने वाले हम लोग। किसके ऊपर? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो हमने चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने जो है सॉल्ट तक की कहानी कवर कर रखी। सॉल्ट क्या होता है, कितने टाइप का सॉल्ट होता है, यहाँ तक हमने कवर कर रखा, ठीक है। तो वहाँ पर हमको जो है सॉल्ट का अभी जो है उसके बाद एप्लीकेशन देखना था, उसके यूजेस देखने थे, लेकिन उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ तक के सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन मैं कवर कर जाऊँ आज के लेक्चर में, क्योंकि आज जो है काफ़ी दिनों बाद लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। तो इसी एनर्जी के साथ हम लोग जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मेरे सामने यहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है मॉनिटर के ऊपर, मैं वहाँ से क्वेश्चन एक बार यहाँ लिखूंगा और उसको आपको बोलूँगा। एक बार आप उसको ट्राई करना कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप खुद से कर जा रहे हो तो फिर मेरी ज़रूरत नहीं है आपको, और अगर आपसे नहीं बनता है तो उसके बाद आप जो है उसका सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। एक बार जरूर से ट्राई जरूर करना उसको, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आएगा वो क्या है? वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। हमसे पूछा जा रहा है कि वाई शुड सार सब्सटेंसेस like curd should not be kept in copper और brass vessels, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, वो क्या पूछा जा रहा है? वो आपसे पूछा जा रहा है कि वाई शुड, तो आप क्वेश्चन यहाँ मिला, मैं यहाँ देख रहा हूँ एक बार, वाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। वाई शुड सार सब्सटेंसेस लाइक कर्ड शुड नॉट बी केप्ट इन कॉपर और ब्रास वेसल्स। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि आखिर क्यों जो है जो खट्टे पदार्थ होते हैं, यानी कि जो सार सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हमको कभी भी कॉपर यानी कि तांबे के बर्तन में या फिर ब्रास के बर्तन में नहीं रखा जाता। ब्रास यानी कि आप समझ रहे हो, ठीक है। तो आखिर ब्रास या कॉपर से सार सब्सटेंसेस का क्या लेना देना है? तो ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर लगभग लोगों को मालूम होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मालूम कर लेते हैं इसका आंसर। तो देखो इसका आंसर आप जो है हमसे पढ़ रखा है, जब आपने रिएक्शन पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? रिएक्शन ऑफ एसिड, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, ठीक है। तो आपने पढ़ा था कि जब भी एक एसिड रिएक्ट करता है किससे? मेटल से। किससे? मेटल से। तो एसिड जो कि आपने कौन सा एसिड पढ़ा था? डाइल्यूट एसिड। जब भी डाइल्यूट एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये रिएक्शन आप सबने पढ़ा है कि जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो उस केस में बनता है सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ हो क्या रहा है, देखो आप यहाँ सिंपल इतना समझो कि मेटल्स क्या करते हैं? एसिड से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद कुछ कंपाउंड बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो यहाँ पर होता ये है कि देखो आप जो कॉपर या जो ब्रास का वेसल होता है, वहाँ पर कॉपर क्या है आपका? ये कॉपर आपका एक मेटल है, ठीक है। कॉपर क्या है? मेटल है। और ये जो ब्रास होता है ये क्या होता है? ब्रास एक एलॉय है, ठीक है। एलॉय क्या होता है? एलॉय जब आप दो या दो से ज़्यादा मेटल को आपस में मिक्स करते हो होमोजेनस तरीके से, तो वहाँ पर एलॉय फॉर्म होता है। तो ये जो ब्रास होता है किसका एलॉय है? ये कॉपर और जिंक का एलॉय है। तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर भी मेटल है, यहाँ पर भी मेटल है, यहाँ पर मेटल। अब मेटल का रिएक्शन क्योंकि एसिड से होता है, तो इस वजह से आप मेटल के अंदर अगर किसी भी सार सब्सटेंस यानी कि कर्ड को रखते हो, तो कर्ड देखो सार सब्सटेंस में क्या होता है? एसिड होता है। एसिड की आपने जो है फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि एसिड जो होते हैं वो सार इन टेस्ट होते हैं। तो अगर कर्ड या सार सब्सटेंस है मतलब उनके अंदर एसिड प्रेजेंट है, और अगर उनके अंदर एसिड है और अगर उनको आपने जो है कॉपर या ब्रास के वेसल में रखा, तो यहाँ पर एसिड और मेटल का रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन होने के बाद वो जो आपका कर्ड है, वो जो आपका सार सब्सटेंस है, उसका टेस्ट खराब हो सकता है, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। वहाँ पर केमिकल रिएक्शन आकर कर जाएगी जो कि आप नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन होने के दौरान क्या होगा? उस सब्सटेंस का चेंज भी मतलब टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, और इसके अलावा आपको जो नुकसान होगा वो तो होगा ही। तो इसलिए आप जो है इस चीज़ से बचिए।
आप जब भी सार सबस्टांस या कर्ड या इस टाइप की कोई भी चीज़ को रख रहे हो घर में, तो कोशिश करो कि आप उनको कॉपर या ब्रास के वेसल में नहीं रखो, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था जो कि मैंने कोशिश किया आपको एक्सप्लेन करने की, तो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बहुत सिंपल था, वैसे समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर उसके बाद जो है हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से रफ कर लेते हैं। रफ कर लिया, तो ये था अपना पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, वो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम लोग चलने वाले, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि कोई हमारे पास मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस। हमारे पास बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि कोई मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म ब्रिस्क इफरवेसेंस, ठीक है, ब्रिस्क इफरवेसेंस। तो हमसे कहा जा रहा है कि मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस, ठीक है। द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। हमसे कहा जा रहा है द गैस इवॉल्व्ड extinguishes the burning candle, ठीक है, extinguishes the burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction. Write a balanced chemical equation. Write a balanced chemical equation for the following reaction. If one of the compound form is calcium chloride. If one of the compound form is calcium chloride, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। देखो यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका जवाब जो है बहुत ही छोटा है। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही इसका छोटा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसको आप जो है ट्राई करो, देखो आपसे हो जाता है कि नहीं। अगर आपसे हो गया तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो भी कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि मैं आज इसको आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देख लो एक बार क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। बोल रहा है कि हमारे पास कोई मेटल कंपाउंड ए है जो कि रिएक्ट करता है किससे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। तो मेटल कंपाउंड ए है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रिस्क इफरवेंस आएगा, ठीक है। ब्रिस्क इफरवेंस का मतलब क्या है कि जैसे वहाँ पर छोटे छोटे बबल्स बनेंगे और जो है कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा, बबल्स बनेंगे, रिएक्शन होता है तो वहाँ पर ब्रिस्क इफरवेंस आता है, वहाँ पर बबल्स बनते हैं, बबल्स जो है ऊपर की तरफ उड़ते भी, ठीक है। चलिए, तो गैस इवॉल्व, ये जो जिस गैस की वजह से बबल बन रहा है, ये जो गैस इवॉल्व है ये एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल, ठीक है। सॉरी यहाँ कैंडल लिखना भूल गया, एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल, ठीक है। मतलब ये जो गैस निकल रही है ये क्या करती है, अगर कोई कैंडल जल रहा होगा तो उसको बुझा सकती है, ठीक है। मतलब ये आग को बुझाने वाली गैस हो सकती है। राइट अ केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। तो हमसे बोल रहा है कि अगर उसमें से एक, अगर यहाँ रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन होने के बाद अगर जो कंपाउंड बन रहा है, अगर उसमें से एक कंपाउंड आपका कैल्शियम क्लोराइड है, तो आपको दूसरे वाले कंपाउंड को पहचानना है, ठीक है। दूसरे वाले कंपाउंड को पहचानो और बाकी वो मेटल कंपाउंड ए जो है वो कौन सा मेटल का कंपाउंड है वो भी आप पहचानो, ठीक है। तो ये अपना सवाल होने वाला है, तो इसका जवाब हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यार, आपको कहा जा रहा है कि आपके पास कोई मेटल कंपाउंड ए है और वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो जब भी आपने मेटल कंपाउंड को देखा, अगर आपको याद आ रहा हो मेटल का कंपाउंड यानी कि क्या हो सकता है, तो याद करो, तो अगर जोर डालोगे तो याद आएगा मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन आपको एसिड से पढ़ाया हमने, ठीक है। तो देखो कितने रिएक्शन थे, एक एसिड का मेटल के साथ था, वो तो यहाँ होगा नहीं क्योंकि यहाँ मेटल कंपाउंड ए है कोई, वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल का तो है नहीं यहाँ पर। दूसरा आपको किससे पढ़ाया था हमने, एक तो मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन पढ़ाया, दूसरा किसके साथ पढ़ाया था, तो दूसरा आपको बताया था मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, और तीसरा किसके पढ़ाया था आपको, नॉन मेटेलिक, सॉरी मेटेलिक ऑक्साइड से पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो मेटेलिक ऑक्साइड से और मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से और मेटल से। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि मेटल कार्बोनेट मेटल का कंपाउंड होता है तो उससे रिएक्शन हो रहा होगा। तो देखो मेटल कार्बोनेट जब भी, अगर आपको याद हो रिएक्शन, तो जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्शन करता था किससे रिएक्शन करता था, डाइल्यूट HCl से,
तो यहाँ पर क्या बनता था, जब भी डाइल्यूट एसिड रिएक्शन होता है तो यहाँ क्या बनता था, उस केस में बनता था सॉल्ट, साथ में वाटर और साथ में CO2 बनता था। ठीक है, यहाँ पर वाटर और CO2 गैस प्रोड्यूस होती थी और साथ में एक सॉल्ट बनता था। ठीक है, तो अगर ऐसा ही कुछ रिएक्शन यहाँ पर एज्यूम किया जाए तो हम एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पर हमने ले लिया HCl डाइल्यूट फॉर्म में, अब प्लस मेटल कंपाउंड ले लेते हैं कोई। तो मेटल कंपाउंड में आप चाहे मेटल कार्बोनेट ले लो और चाहे तो आप मेटल बाइकार्बोनेट ले लो, दोनों ही केस में सेम रिएक्शन होने वाला। तो चलो हम कोई मेटल का कार्बोनेट ले लेते हैं। यहाँ पर हमने मेटल का कार्बोनेट ले लिया। चलो सपोज करते हैं हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, कौन है, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन देखो यहाँ पर अगर आप सोडियम कार्बोनेट लोगे तो सॉल्ट जो बनेगा उसमें सोडियम का कोई सॉल्ट बनेगा, लेकिन आपको बोला है जो कि एक कंपाउंड जो बन रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड है। तो अगर वो कैल्शियम क्लोराइड है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सॉल्ट होगा उसके अंदर कैल्शियम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सॉल्ट को चेंज करके कौन सा सॉल्ट लोगे, कैल्शियम कार्बोनेट लोगे, जिसको आप बोलते थे, क्या बोलते थे इसको, कैल्शियम कार्बोनेट को, इसको आप बोलते थे चौक भी बोलते थे इसको आप, या फिर आप इसको चूना पत्थर बोलते थे। ठीक है, तो इस तरह से लाइम स्टोन जिसको कहा करते थे आप। तो अगर इससे रिएक्शन कराया जाए इसका, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये मेटल कार्बोनेट, ये एसिड, अब रिएक्शन होगा जब तो दो चीज़ तो निकलेगी, एक तो H2O और एक CO2, ये तो परमानेंट होती, फिक्स होती है, और साथ में बनता है सॉल्ट। अब ये Ca और ये Cl जुड़ के बनाएंगे CaCl2। तो अगर आप ध्यान से देखें ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है यही है अपना कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो एक तो मिल गया आपको आंसर, और दूसरी यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो गैस में आप देखो यहाँ पर CO2 है और यहाँ पर H2O है। अब H2O भी वेपर के फॉर्म में निकलेगी, लेकिन H2O जो है अब हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। हमसे बोला जो गैस इवॉल्व हो रही है वो एक्सटिंग्विशर से बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल को कौन बुझा सकता है, वाटर वेपर तो बुझाएगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा होगा, यहाँ पर वो कौन सी गैस है जो कि बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर रही है, तो यहाँ पर वो CO2 गैस होगी। ठीक है, क्योंकि CO2 गैस काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी की होती है तो एयर से कॉन्टैक्ट तोड़ देती है, जिससे बर्निंग कैंडल बुझ जाएगा। ठीक है, तो एक तो आपको गैस का जो आंसर हो गया वो आपका हो गया CO2, और बाकी यहाँ जो कंपाउंड था वो आपका कौन सा था, कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी हमसे बोला है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, तो इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप चेक कर लो जरा। तो देखो कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन देखो 2 और 1 3, यहाँ 3 है, हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन एक है, इधर हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2, दोनों 2 हैं, तो यहाँ पर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। अब ये जो रिएक्शन है ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखो इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन उसका जो आंसर है वो एक लाइन का आंसर है, लेकिन इसके पीछे जो कंसेप्ट लगा है वो काफ़ी बड़ा कंसेप्ट लगा है, जो कि आपको मैंने पढ़ा रखा है। तो देखो कुछ भी आपको जो भी मैंने पढ़ाया है उसके बाहर से आने का चांस तो बहुत ही कम है। एकदम श्योर तो नहीं बोल सकता कि उसके बाहर से नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, अगर एक एक चीज़ को ढंग से मेरे साथ पढ़ते हो, तो आप जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उनको कर जाने वाले हो। ठीक है, लेकिन आपको मन लगा के पढ़ना है मेरे साथ। तो चलो इसी के साथ इस क्वेश्चन को नोट करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 अपना हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 मैं स्विच कर लेता हूँ, तो जल्दी से इसको नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे हम। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, कहाँ गए, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही मस्त लाजवाब क्वेश्चन है। तो आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसको रब कर लिया जाए एक बार, चलिए ठीक है, इसको रब कर लेता हूँ। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कौन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा देखो, मुझे बीच में थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा, कोई आ गया था, इसकी वजह से लेक्चर बीच में रोकना पड़ा। तो चलिए कोई बात नहीं, उनसे बात कर चुका हूँ मैं। अब आपको तीसरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, तो तीसरा क्वेश्चन है 10 ml ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 ml ऑफ अ गिवन सोल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, मतलब आपको बोल रहा है कि हमारे पास 8 ml ऑफ HCl को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 ml ऑफ NaOH लग रहा है। ठीक है, इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सोल्यूशन ऑफ NaOH, अगर हम उसी NaOH का 20 ml लेंगे तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए द अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड कितना होगा। मतलब आपसे बोल रहा है 10 ml ऑफ NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml HCl सोल्यूशन लग रहा है। तो बताइए कि 20 ml अगर हमारे पास NaOH सोल्यूशन होगा, वही सेम सोल्यूशन 20 ml हो, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना ml एसिड आपके पास होना चाहिए। तो इसको आप लिखते हैं जरा एक बार। देखो हमारे पास NaOH है और इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, एसिड से हो रहा है। अब जब भी एक एसिड और एक बेस का रिएक्शन होता है तो बनता है सॉल्ट। तो यहाँ सॉल्ट बनेगा आपका NaCl और साथ में बनेगा वाटर। अब NaOH कितना था आपने लिया 10 ml, और एसिड कितना कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा था 8 ml से। आपसे बोल रहा है कि अब हमने NaOH को कितना कर दिया 20 ml कर दिया। तो कितना किया आपने 10 से 20 मतलब कितना किया है 2 टाइम्स किया है।
तो बताइए यहाँ पर 8 ml है, तो यहाँ पर अब कितना ml हमको रिक्वायर्ड होगा। 8 ml को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करता है 10 ml, तो बताइए 20 ml को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना एसिड चाहिए। तो देखो ये आपने 2 टाइम्स किया, तो ये भी 2 टाइम्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 टाइम्स। 8 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 16 ml। तो आपका 16 ml आंसर होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? 10 का 2 टाइम्स हुआ 20, तो 8 का 2 टाइम्स 16 क्यों किया हमने? क्योंकि देखो यहाँ पर आप देखोगे अगर, तो यहाँ पर रेशियो ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन होता है, यानी कि गैलुसेक लॉ लगता है। जब भी कोई भी फ्लूइड कंबाइन करते हैं तो वहाँ पर एक फिक्स रेशियो होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अगर 10 ml को यहाँ पर 20 ml करोगे तो यहाँ पर 8 ml का भी डबल हो जाएगा। कितना? 16 ml। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा क्वेश्चन था, वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का आ सकता है 1 नंबर का, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप जो है नोट कर लो, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लिया होगा आपने, इसको रब कर लेता हूँ मैं और हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन जो होगा उसका नाम होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना, तो आइए चेक करते हैं जरा किधर गया। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमसे बोला जा रहा है कि यू हैव 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी। हमारे पास क्या बोल रहा है? यू हैव 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी। आपके पास 2 सॉल्यूशन ए एंड बी। द pH ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड द pH ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। The pH of solution A is 6 and the pH of solution B is 8। जो solution A है उसका pH कितना है? 6 है, और जो solution B है उसका pH कितना है? 8 है। Which one solution has more hydrogen ion concentration? Which one solution has more hydrogen ion concentration? Which one solution has more hydrogen ion concentration? ठीक है, which one is acidic and which one is basic? Which one is acidic and which one is basic? ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सोल्यूशन बेसिक है, और किसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो एक बार इसको आप ट्राई कर लो, उसके बाद मैं इसको आपको जवाब देने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, जितने स्टार हो सकते हैं इस पर लगा लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। ठीक है, तो ट्राई कर लिया आपने, ट्राई कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया तो ट्राई कर लो। आओ इसका जवाब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो आपके पास 2 सोल्यूशन है, सोल्यूशन ए, इसके अंदर सोल्यूशन ए है, और यहाँ पर है सोल्यूशन बी। ठीक है, इसके अंदर क्या है? सोल्यूशन बी, और इसके अंदर क्या है? सोल्यूशन ए। अब हमसे बोला है जो ए का जो पीएच है वो है 6, इसका जो पीएच है वो कितना है? 6 है, और इसका जो पीएच है वो कितना है? 8 है। ठीक है, तो एक जवाब तो आप ऐसे ही दे सकते हो कि पीएच अगर 7 से कम है, अगर पीएच लेस देन 7 है तो वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक। तो ये सोल्यूशन ए कैसा होगा? एसिडिक होगा। और यहाँ पर देखो क्योंकि pH ग्रेटर देन 7 है तो ये सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। कैसा होगा? बेसिक सोल्यूशन होगा, ये आप समझ रहे हो। ठीक है, तो जब भी pH लेस देन 7 होता है तो सोल्यूशन एसिडिक होता है, जब भी pH ग्रेटर देन 7 होता है सोल्यूशन बेसिक होता है। इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ए वाला सोल्यूशन एसिडिक होगा और बी वाला सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। तो थोड़ा सा तो क्वेश्चन हो गया, अब मेन पार्ट बचा है क्वेश्चन का, वो क्या है? विच वन सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कौन सा सोल्यूशन ऐसा है जहां पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है? तो यहाँ पर लगेगा थोड़ा सा कंसेप्ट, पीएच का कंसेप्ट लगने वाला है। देखो पीएच में एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H+ आयन कंसंट्रेशन के। मतलब जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा वैसे वैसे H+ आयन कंसंट्रेशन घटेगा, या जैसे जैसे पीएच घटेगा वैसे वैसे H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो इस अकॉर्डिंग हमसे पूछा है मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में होगा? तो मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मीन्स लेस पीएच। तो मतलब जितना कम पीएच, ये चीज़ ज़्यादा तो ये चीज़ कम, ये चीज़ कम, ये ज़्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमसे बोला ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में होगा? तो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चाहिए तो पीएच कम करना पड़ेगा। अब दोनों में से कम पीएच किसका है? तो कम पीएच है अपना 6 यानी कि ए। तो ए वाला जो सोल्यूशन है उसका पीएच कम है, और पीएच कम होने से क्या होगा? यहाँ पर H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा। वैसे भी अगर आप सोचो तो ये बी वाला बेसिक है, ए वाला एसिडिक है। अब एसिड और बेस में सबसे ज़्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन किस में होगा? एसिड में। यार नॉर्मली सिंपल चीज़ है,
एसिडिक है कि क्यों, क्योंकि वहाँ पर H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ज़्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन मतलब लेस pH, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो है वो सही होगा, मतलब ए वाला ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंटेन करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H+ आयन। डू बेसिक सोल्यूशंस ऑल्सो हैव H+ आयन्स। If yes, then why are these basic? If yes, then why are these basic? कह रहा है कि do basic solution also have H+ आयन? If yes, then why are these basic? मतलब क्या बेसिक सोल्यूशन के अंदर भी H+ आयन होता है, और इफ यस यानी कि हाँ अगर, तो फिर ऐसा क्यों है, मतलब फिर वो बेसिक क्यों है। अरे आप ही सोचो, सिंपल सोचो, एसिड वो होता था जिसके अंदर H+ आयन होते थे, बेस वो होता था जो OH- देता था, तो इस हिसाब से बेसिक सोल्यूशन में H+ तो होना नहीं चाहिए, वो तो OH- होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे उसमें देखो लॉजिक है। लॉजिक कैसे है, आपसे बोल रहा है कि बेसिक सोल्यूशन है लेकिन उसमें H+ आयन है, तो बेसिक सोल्यूशन में OH- होता है सबके पता है, लेकिन बेसिक सोल्यूशन में H+ आयन भी होता है क्या, ये कम लोगों को पता है। यही से क्वेश्चन बना है एग्जाम में। ठीक है, तो टारगेट वहीं किया जाता है जहाँ पर लोग ध्यान कम देते हैं, तो आप भी ध्यान कम देंगे तो वहीं फंस जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, H+ आयन है फिर भी वो बेसिक क्यों है, अगर ऐसा है तो बताइए क्यों। तो इसके लिए आपको pH का लॉजिक लगेगा। तो देखो pH बराबर 7 का मतलब होता था न्यूट्रल। अगर किसी का pH 7 है तो वो चीज़ कैसी होती थी, न्यूट्रल। और न्यूट्रल का मतलब होता था H+ आयन का कंसंट्रेशन OH- आयन के कंसंट्रेशन के बराबर था। और सिमिलर ऐसे ही pH अगर लेस देन 7 था तो उसको बोलते थे एसिडिक। और इस केस में क्या होता था, इस केस में जो H+ आयन कंसंट्रेशन होता था वो ग्रेटर होता था OH- आयन कंसंट्रेशन से। और सेम वैसे जब pH हमारा ग्रेटर देन 7 होता था तो उस केस में क्या होता था, यहाँ पर ये सोल्यूशन होता था बेसिक। और बेसिक सोल्यूशन के केस में क्या होता था, यहाँ पर OH- कंसंट्रेशन जो था वो ग्रेटर होता था H+ आयन कंसंट्रेशन। तो मिसकंसेप्शन ये है कि लोग ये समझते हैं कि OH- कंसंट्रेशन मतलब OH- अगर है तो बेसिक है, H+ है तो एसिडिक है। एसिड के अंदर OH- नहीं होगा और बेस के अंदर H+ नहीं होगा, ये मिसकंसेप्शन आप दूर कर दीजिए। देखो एसिड के अंदर H+ भी होता है, OH- भी होता है, बेस के अंदर भी OH- होता है, H+ होता है, और न्यूट्रल चीज़ों के अंदर H+ भी OH- होता है। लेकिन यहाँ पर H+ और OH- बराबर अमाउंट में अगर है तब तो न्यूट्रल है। अगर H+ ज़्यादा है OH- कम है तब उसको एसिडिक बोलते हैं, और अगर OH- ज़्यादा H+ कम है तब उसको हम बेसिक बोलते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि बताइए बेसिक सोल्यूशन में H+ आयन है, तो देखो बेसिक सोल्यूशन है उसमें H+ आयन कंसंट्रेशन है। फिर बोल रहा है कि इफ यस देन व्हाई आर दिस बेसिक। अगर यहाँ H+ आयन कंसंट्रेशन है तब तो ये बेसिक क्यों है, तब तो एसिडिक होना चाहिए, तो नहीं, यहाँ पर H+ आयन कंसंट्रेशन है लेकिन वो OH- कंसंट्रेशन से कम है। अगर इसका कंसंट्रेशन OH से कम है तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द आयन्स होंगे वो OH- आयन होंगे, और सोल्यूशन जो इफेक्टिव होगा वो इफेक्टिवली बेसिक नेचर का हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये बेसिक है, इसके अंदर H+ आयन भी है लेकिन ये फिर भी उसके बावजूद भी बेसिक है क्योंकि यहाँ OH- का कंसंट्रेशन H+ से काफ़ी लार्ज। ठीक है, ये जवाब आप लिख के आएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिखने में छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसका जवाब काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग जवाब है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो होगा अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है जरा देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, हाँ जी, तो हमसे बोल रहा है कि व्हाट अफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, व्हाट क्या बोल रहा है, व्हाट अफेक्ट डज द concentration of H+ ion, what effect does the concentration of H+ ions have on the nature of solution? Concentration of H+ ions have
ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो इसका जवाब काफी सिंपल है, एक लाइन का 2 लाइन का जवाब है, उसको आप आसानी से समझ भी सकते हो। बोल रहा है व्हाट अफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के नेचर पर H प्लस आयन के कंसंट्रेशन का क्या अफेक्ट पड़ता है। मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन को चेंज करने से सॉल्यूशन का नेचर किस तरह से चेंज होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो pH होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस आयन कंसंट्रेशन के। ठीक है, मतलब जैसे जैसे pH इंक्रीज करता है वैसे वैसे H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है। कहने का मतलब जैसे जैसे pH बढ़ेगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन घटेगा। अब यहाँ पर समझो जरा लॉजिक, pH बढ़ना मतलब आप एसिडिक से बेसिक नेचर की तरफ जा रहे हैं। 7 से कम तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा तो बेसिक। तो अगर आप pH बढ़ा रहे हो 0 से लेके 14 तक, अगर आप 0 से लेके 14 तक pH को इंक्रीज करोगे, क्या करोगे, इंक्रीजिंग pH, आप क्या कर रहे हैं, pH को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर pH इंक्रीज हो रहा है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब जैसे जैसे H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा सोल्यूशन हमारा जो है वो लेस एसिडिक होगा, या कहें तो मोर बेसिक होगा। क्योंकि 0 से 14 जाना मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम। जैसे जैसे H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होगा हमारा सोल्यूशन पहले एसिडिक होगा, फिर कम एसिडिक, और कम और कम और कम और कम और कम, इसका एसिडिक नेचर कम होगा। और 7 तक आके एसिडिक नेचर खत्म, बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, और इसके बाद बेसिक नेचर बढ़ने लगेगा। तो कहीं ना कहीं H प्लस आयन जो है उसका कंसंट्रेशन से हम सोल्यूशन का नेचर डिफाइन कर सकते हैं। H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम मतलब एसिडिक करेक्टर कम, और अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम मतलब बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन घटता है वैसे वैसे सोल्यूशन हमारा एसिडिक से बेसिक होने लगता है। ठीक है, ये आप सिंपल भाषा में इसको समझा सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं, इसको जल्दी से आप नोट करो, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अपना अगला क्वेश्चन कहाँ है, आजा भाई, क्वेश्चन कहाँ गया। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आ चुका है सामने, तो इसको रब करके अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्ट व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। ठीक है, हाउ इज द कंसंट्रेशन, हाउ इज द कंसंट्रेशन, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O प्लस अफेक्ट as the solution is diluted। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्ट एज द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, मतलब जैसे जैसे हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन को। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ सॉरी, अफेक्ट द एसिडिक सॉल्यूशन एज द एसिडिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, मतलब आपके पास कोई एसिडिक सोल्यूशन है, तो अगर आपके पास कोई एसिडिक सोल्यूशन है तो उसको जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते हो तो वहाँ पर H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन पर क्या असर पड़ेगा वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ये भी है, इसको जल्दी से आप ट्राई करो, आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आओ मैं इसको ट्राई करता हूँ। ठीक है, चलो तो हमसे क्या बोल रहा है, देखो होता क्या है कि जैसे ये मान लो मेरे पास कोई कंटेनर है और यहाँ पर भर के रखा हुआ है क्या, एसिड, क्या भर के रखा हुआ है, एसिड। ठीक है, अब इसके अंदर कोई एसिड भरा है, अब सपोज कर लेते हैं हमारे पास एसिड में कौन है, HCl, यहाँ पर कौन सा एसिड है, HCl है, और यहाँ पर एक्वस होगा, वाटर तो यहाँ रहेगा ही। तो कहने का मतलब होता क्या है कि सोल्यूशन के अंदर आपके पास एसिड से क्या मिलता है, आपको H प्लस मिलता है। क्या मिलता है, H प्लस, तभी तो वो एसिडिक है। अब होता ही है कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है H2O। ये आप अगला चैप्टर जो इसका आएगा, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, उसके अंदर आपको सिखाऊंगा मैं कि किस तरह से वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन बनाते हैं हम इसके ऊपर। ठीक है, इसका अगला चैप्टर आएगा, वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ऑक्सीजन के पास 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, देखो एक जोड़ी, ये 2 जोड़ी, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा लेकर टहलता है,
तो अब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होने से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन किसी को जरूरत लगने पर दे सकता है, जिसको जरूरत लगेगी उसको डोनेट कर सकता है। अब देखो यहाँ पर एसिडिक सोल्यूशन में H+ होता है, H+ का मतलब प्लस, और अगर किसी की खोपड़ी पर प्लस है केमिस्ट्री में तो समझो कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये आएगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है और बना लेता है H3O+। क्या बना लेता है, H3O+, और बन गया अपना हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन हमारे जो है इस सोल्यूशन के अंदर होगा। अगर यहाँ एसिड है और वाटर है तो यहाँ पर कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब जैसे जैसे आप वाटर यहाँ ऐड करोगे, जैसे जैसे वाटर क्या करोगे, ऐड करोगे, तो वाटर के ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है वो घटता है, क्योंकि एसिड तो ऐड हो नहीं रहा है, एसिड तो जितना था शुरू में उतना ही है। आप वाटर ऐड करे जा रहे हो तो वाटर ऐड करने से क्या होगा, वाटर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देखो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन मीन्स होता है कि द नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम ले लो, इतना वॉल्यूम ले लो एसिड का, उसमें कितने H+ या कितने हाइड्रोनियम आयन आ रहे हैं, वही होगा कंसंट्रेशन। अब जब आप इसमें पानी भर दोगे तो पानी भरने से क्या होगा, ये जो आयन के बीच का गैपिंग है वो बढ़ने लगेगा, आयन दूर दूर भाग जाएंगे। पानी आ गया ना, पानी आने से सब आयन दूर दूर चले जाएंगे। अब जो इतना छोटा सा वॉल्यूम होगा उसमें जो आयन बचेंगे वो कम बचेंगे, क्योंकि सब दूर दूर छिटक जाएंगे ना। तो अब जो सोल्यूशन का ओवरऑल कंसंट्रेशन होगा, जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन होगा, वो ओवरऑल क्या करेगा, डिक्रीज कर जाने वाला है। तो आप यहाँ जवाब क्या देंगे कि जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करता है एज द सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड। जैसे जैसे सोल्यूशन डाइल्यूट होगा वैसे वैसे हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करने वाला है। ठीक है, तो चलिए से इसको नोट कर लो। बाकी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं चलो, और उसको फिर हम लोग आखिरी क्वेश्चन बोलेंगे आज का। ठीक है, वैसे यही लास्ट करने वाला था मैं, लेकिन एक क्वेश्चन और मिल गया है, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो आखिरी क्वेश्चन अपना जो होने वाला है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये आखिरी होगा, ठीक है, इसको तो सच में आखिरी करना है। उसके बाद जो बचे क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और अगली क्लास में करने के बाद उसके बाद हम लोग फिर यूजेस ऑफ सॉल्ट करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, चलो तो अगला जो क्वेश्चन है उसको एक बार जल्दी से आप देख लो, क्या बोला रहा है। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। हमसे बोल रहा है कि वाइल डाइल्यूटिंग द एसिड it is recommended that acid should be added to water. Acid should be added to water and not water to the acid, and not water to the acid. ठीक है, मार्कर भी देखो चलते चलते जो इसकी स्याही खत्म हो जा रही है तो चेंज कर लिया मैंने मार्कर। बोल रहा वाइल डाइल्यूटिंग द एसिड इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। कहने का क्या मतलब है इसका जवाब देता हूँ मैं आपको, इसका आंसर आपको देना है या मैं दूँ आपको। तो इसका जवाब आपको मैंने दिया था जब मैंने आपको एसिड को डाइल्यूट करना सिखाया था, उस जगह पर यहाँ पर इसका जवाब दिया गया था। ठीक है, अगर नहीं आपको याद आ रहा है तो इसका जल्दी से जवाब ले लो मेरे से। तो आपसे बोल रहा है कि सपोज करते हैं यहाँ हमारे पास कोई एसिड है, ठीक है, ये अंदर इसके क्या हो रहा है, एसिड है। ठीक है, अब आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो, वाटर। अब दूसरा सपोज केस करते हैं, केस नंबर 2, यहाँ पर हमारे पास वाटर है और आप यहाँ क्या ऐड कर रहे हो, एसिड। ठीक है, तो देखो एसिड था हमारे पास, इसमें वाटर ऐड कर रहे हो, यहाँ पर हमारे पास वाटर था और इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, एसिड। तो अगर आप इसको लॉजिकली सोचोगे तो आपको लगेगा एसिड में वाटर ऐड कर रहे हैं या वाटर में एसिड ऐड कर रहे हैं, बात तो वही है, ठीक है, बात तो वही है। मतलब क्या है कि अरे सच में वही बात हुई, एसिड में वाटर ऐड करो चाहे वाटर में एसिड ऐड करो, बात तो वही हो रही है, एसिड वाटर मिक्स ही होंगे। लेकिन नहीं, आपसे बोला जा रहा है कि ये आपको रिकमेंड किया जाता है दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। ये जो इधर किया जा रहा है, वाटर को एसिड में डाला जा रहा है, ये रिस्की है और ये जो है ये सेफ है। अब ऐसा क्यों, इसमें रिस्क क्या है, रिस्क है, और ये चीज़ क्या है, सेफ है। ऐसा क्यों, जरा इसको समझते हैं। तो देखो जब भी वाटर एसिड में ऐड होता है तो इस दौरान ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। यहाँ एक्सोथर्मिक नहीं होता, यहाँ भी एक्सोथर्मिक होता है। यहाँ भी प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। यहाँ पर क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने से क्या होता है, जैसे ही वाटर एसिड में ऐड होगा
लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट से ये बीकर गर्म हो जाएगा, यहाँ का एसिड जो है वो इवापोरेट कर सकता है, वो उछल के कूद के आपके ऊपर आ सकता है, आपको जला सकता है। और कंटेनर ये जो आपका बीकर है ये फट भी सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाने वाला है यहाँ पर, इस वजह से ये रिकमेंड आपको नहीं होता है। तो आपको अगर एसिड डाइल्यूट करना है तो आप क्या करते हो, एसिड को वाटर में ऐड करते हो। यहाँ पर प्रोसेस भी एक दो थर्मिक होता है, लेकिन यहाँ पर जो हीट बन रही है उसका मेरे पास जुगाड़ है। कैसा जुगाड़ है और दिखाता हूँ। देखो इस कंटेनर में पहले से कौन मौजूद है, वाटर। अब अगर पहले से वाटर मौजूद है तो देखो वाटर की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है बहुत ही अच्छे से। अब वाटर यहाँ पर ढेर सारा अमाउंट में हमने भर रखा है, एसिड जब इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी एक दो थर्मिक प्रोसेस होगा, यहाँ पर भी हीट जनरेट होगी, लेकिन उतनी हीट जनरेट नहीं होगी, और जो थोड़ी बहुत जनरेट होगी भी वो वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट लगता है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर हीट जनरेट होगी तो वाटर धीरे धीरे गर्म होगा तो सेम वही केस हो जाएगा जो इधर था, नहीं ऐसा नहीं। वाटर का टेम्परेचर बढ़ता भी लेट है और घटता भी लेट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगता है तब जाके 1 डिग्री बढ़ता है, 4000 5000 जूल लगता है तब जाके 1 डिग्री बढ़ता है। ठीक है, यहाँ भी एक दो थर्मिक रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर हीट उतनी जनरेट नहीं हो पाएगी क्योंकि वाटर क्या करता है उन हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बीकर उतना गर्म नहीं हो पाएगा और आप एसिड को धीरे धीरे इसके अंदर ऐड करके डाइल्यूट कर सकते हो। तो इस तरह से आप एसिड को डाइल्यूट करोगे। ये चीज़ आपको रिकमेंडेड है, ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं है, इसमें रिस्क है, और अगर आपको रिस्क से खेलने का मन है तो रिस्क से खेलिए, कौन मना कर रहा है। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर इतना ही करते हैं। आज हमने जितने भी क्वेश्चन थे उसको खोज खाज के जो है करा है, बाकी और जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो यूजेस ऑफ सॉल्ट को देखेंगे और इस चैप्टर को करेंगे फिनिश। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेक्चर होना वो डिनोट करता है कि आपको बोरिंग लगने लगा होगा। ठीक है, तो आप छोड़ के चले जाएंगे वीडियो, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से क्या करते हैं, वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। बाकी जो भी आपको पढ़ाया गया, जितने भी क्वेश्चन कराए गए, एक बार इन क्वेश्चन को आप नोट करके खाली देख लेंगे अगर, तो मेरी गारंटी है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगर आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चन का जवाब खुद भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।